पत्नी थी सुल्ताना बेगम। इन्होंने अकबर को पाला एक तरह से। अकबर के एक तरह से देखे जाए तो ये नैसर्गिक पिता की भूमिका में थे, संरक्षक थे। ये लाहौर में जो है अभियान पर थे और उसी दौरान इनको पता चला था कि रहीम का जन्म हुआ है। तो इनका जन्म लाहौर में हुआ। लाहौर आप समझते हैं पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। 1626 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी। खैर, डेथ आपसे कोई पूछेगा नहीं। रहीम दास को संरक्षण जब अकबर ने बैरम खान ने दिया था, मतलब पिता के रूप में, और अकबर को साथ रखा था, तो दोनों है ना, रहीम और अकबर, ये एक दूसरे को बहुत नज़दीक से जानते थे क्योंकि बचपन से काफ़ी कुछ इनको मिला है। तो क्या है कि आप देखेंगे अकबर के जो 9 रत्न हैं उनमें नाम शामिल होता है किसका? रहीम दास का। अब उसके आधार पे बहुत सारी चीज़ें चल के निकली, लेकिन अकबर ने क्या किया, इसको खान खाना की उपाधि दी। किसकी उपाधि? खान खाना, मतलब एक उसका मालिक, मतलब एक उत्तराधिकारी के रूप में ऐसा होता है ना, एक उपाधि होती है खान खाना। तो खान खाना की उपाधि दी, और चूंकि इनका वास्तविक नाम था अब्दुल रहीम, तो पूरा नाम क्या हो गया? अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। ये तो इनका जीवन है। इसके बाद अगर बात करें कवित्व की, तो कवित्व में इन्होंने क्या, अवधी भाषा में बहुत अच्छा लिखा। अवधी भाषा के कवि रहे। आपको पता है अवधी में एक छंद आता है बरवे छंद। कौन सा छंद? तो सबसे ज्यादा बरवे छंद को लिखने वाला कौन है? रहीम दास। इसीलिए बरवे छंद का नायक कहा जाता है इसको। और एक रचना आती है बरवे नायिका भेद, जो एक एक अंग है ना नायिका का, उसके बारे में वर्णन मिलता है किसमें? बरवे नायिका भेद में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जैसे खेटुकोत्कुम जातकम लिखी, इन्होंने जो है नायिका भेद के ऊपर, बरवे नायिका भेद के साथ साथ कुछ अन्य रचनाएं भी लिखी। ज्योतिष्कर्म कांड के ऊपर रचनाएं लिखी। सबसे ज्यादा जिससे प्रसिद्धि मिली वो थी रहीम दोहावली। कौन सी रचना? लगभग 700 दोहे हैं उसमें। और वो दोहावली है ना, वही मार्केट में प्रचलित है। जैसे रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डार, जहां काम आवेश हुई कहां करे तलवार। और मैंने आपको जब तुलसीदास पढ़ाया था, नंददास पढ़ाया था, तब ये बताया था कि ये एक दूसरे के समकालीन लोग थे। मीराबाई, नावादास, तुलसीदास, रसखान, ये सब एक दूसरे के साथ के लोग थे। सूरदास भी लगभग समय का, उस समय का था। सूरदास की और तुलसीदास जी की मुलाकात चित्रकूट में हुई थी, ठीक है। अब क्या है कि ये दान देते थे ना रहीम दास, तो इनकी एक स्टाइल थी। जैसे जैसे दान देते थे ना, तो हाथ जो जो ऊंचे होते जाते, इनकी आंखें नीचे होती जाती। जैसे ऐसे यूं खड़े हैं, अब जैसे जैसे हाथ ऊंचे होंगे आंखें नीचे हो जाए। मतलब कोई भी ऐसी फोटो नहीं मिल सकती आपको जिसमें हाथ भी यूं हो और आंखें भी यूं हो। आजकल आप देखते हो ना मार्केट में फोटो खिंचाने वाले एक मरीज के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं अस्पताल में जाके, फिर उसको एक केला देते और फिर सारे फोटो खिंचा लेते हैं, है ना, और बड़े सम्मान से उसको फेसबुक पोस्ट करते हैं। तो रहीम दास क्या करते थे, जब जब देते थे ऐसे, तो ऐसे हाथ जो जो उठते, आंख नीचे होती जाती थी। तुलसीदास ने सीन देखा, तुलसीदास ने पत्र लिख दिया। किसको? रहीम को। उस समय लेटर चलते थे। पत्र लिख दिया और पत्र देके इससे पूछा, ऐसी दैनी दैन जो कित सीखे हो सैन। सैन का मतलब राजा। राजा ऐसा देना कहां से सीखे हो? ऐसी देनी देन जो, ऐसा दान करना कहां से सीखे हो? कित सीखे हो सैन, राजा कहां से सीखे हो? जो जो कर ऊंचो करो, जो जो कर ऊंचो करो, त्यों त्यों नीचे नैन। जो जो तुम्हारा हाथ ऊपर हो रहा है, कर मतलब हाथ, जो जो हाथ ऊपर कर रहे हो, आंखें नैन नीचे होते जा रहे हैं। और जब ये तुलसी ने पूछा है, ये तुलसी ने पूछा है, और भाई साहब तुलसीदास का पत्र है तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो रहीम ने वापस लिखा है, रहीम ने रिप्लाई किया है क्या? पंक्ति सुनिएगा, देन हर कोई और है। लोग समझते हैं ना, मैंने कर दिया, तूने कुछ नहीं किया भाई, करवाने वाला कोई और है, दूसरे ने करवाया। वो कौन है? ऊपर वाला। कह रहा है देन हर कोई और है, भेजत जो दिन रैन, जो दिन और रात भेजता रहता है, मतलब उसी की मर्जी है।
जो दिन रात हमको देता है। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम मेरो करे। और लोग क्या सोचते हैं, मैंने दिया है, लोग मेरा भ्रम करते हैं। ताते नीचे नैन, इसलिए शर्म से मेरी आंखें क्या हो रही है, नीचे हो रही है। मुझे शर्म आ रही है कि लोग कहते हैं रहीम बड़ा दानी है। रहीम से बड़ा दानी तो कोई हुआ भी नहीं। आगे आप गंग कवि पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे गंग कवि को, तो गंग कवि ने एक अनुष्टुप छंद ऐसा बोला कि रहीम को भागया और उस पर 36 लाख रुपए दे दिए। मतलब सोना दे दिया, कितने का, 36 लाख। उस समय रुपए तो होते नहीं थे, इतने छपते नहीं थे, तो 36 लाख की स्वर्ण मुद्राएं दे दी उसको। इसका मतलब ये कि दानी तो रहीम बहुत बड़ा था, लेकिन ये कह रहा है कि भैया मैं तो शर्म से नीची कर रखा हूं आंखों को, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं दे रहा हूं, जबकि देने वाला तो कोई और है। रचनाओं पे आएंगे तब इनकी बात करेंगे, थोड़ा सा लिखिएगा। रहीमदास, जीवन, जन्म लिख दो, जन्म 1556 ईस्वी, लाहौर। मृत्यु 1626 ईस्वी। मृत्यु कब, ये हुई थी, डेथ हुई थी इसकी आगरा में। मृत्यु लिख देना आगरा। माता पिता सुल्ताना बेगम बे बैरम खां, सुल्ताना बेगम बे बैरम खां। सुल्ताना बेगम बे बैरम खां। बैरम खां के कोष्ठ में देना अकबर का संरक्षक। अकबर का क्या, संरक्षक। रहीम अपनी दानशीलता व नीतिपरक दोहों के लिए प्रसिद्ध रहे। रहीम अपनी दानशीलता व नीतिपरक दोहों के लिए प्रसिद्ध रहे। दो चीजों से फेमस था, किस किस से, एक तो दान और एक नीति के दोहे लिखने में। रहीम अपनी दानशीलता व नीतिपरक दोहों के कारण प्रसिद्ध रहे। इन्हें अकबर ने खान खाना की उपाधि दी थी। इन्हें अकबर ने खान खाना की उपाधि दी थी। अतः इनका वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अतः इनका वास्तविक नाम क्या, अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना, खान खाना उपाधि है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा में लिखना, सिंगल। आपको पता है ना, जब भी किसी का उपनाम लिखते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा, किसी की किताब का नाम लिखते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा, और जब भी किसी की परिभाषा या ज्यों की त्यों लिखना हो तो डबल इन्वर्टेड कोमा। जैसे आपने लिखा रामधरी सिंह दिनकर, तो कोमा कितना लगेगा, सिंगल। ये जैसे कोई रचना का नाम लिखा रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, तो रामचरितमानस के क्या लगाओगे, सिंगल, क्योंकि रचना और उपनाम हमेशा सिंगल इन्वर्टेड में। और किसी ने जो भी बात बोली है एज इट इज, राम ने कहा मैं कल आऊंगा, तो आप डायरेक्ट स्पीच में लिखते थे ना आई विल कम टुमारो, और वो डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखते थे। या फिर कोई परिभाषा दे रहा हो, वर्णों का विकारी मेल संधि कहलाता है, तो दो को किस में लिखेंगे, परिभाषा को डबल इन्वर्टेड कॉमा। समझ गए, उपनाम रचना का नाम सिंगल, एज इट इज कथन और परिभाषा डबल। विराम चिन्ह पढ़ाऊंगा तब बात कर लेंगे, आगे सुनिएगा। दो तीन बातें और लिखनी है अभी भी। काव्य भाषा, रहीम की काव्य भाषा,
देखो काव्य भाषा है ना इसकी, वो तो है अवधि, ठीक है, अवधि है ना, लेकिन थोड़ी बहुत ब्रज भी है। उस जमाने में ब्रज में भी तो लिखा जा रहा था, तो वैसे तो मेन कवि तो किसका है ये, अवधि का, क्योंकि जितने भी मुसलमान कवि हुए ना वो सब किस में लिखते थे, अवधि में, चाहे जायसी पे आओ, मंझन पे आओ, कुतुबन पे आओ, सब पे, ठीक है। और जैसे अभी एक रचना इसकी श्रृंगार सोठा, उसमें 6 दोहे मात्र, वो ब्रज में है। एक इसकी रचना है नगर शोभा, 144 छंदों में जौहरीन, कैथरीन, गुजरीन, रंगरेजिन, तुर्किन स्त्रियों के बारे में लिखा है, ठीक है, वो ब्रज में है। तो अक्सर जो मतलब लिखता है ना, जो जो रचना है उनमें अवधि मिलेगी, पर कहीं कहीं भी ब्रज में मिल जाएगी, ठीक है। और आप यहीं पे एक बात लिख दीजिए, रहीम का प्रिय छंद बरवे, ये कई बार पूछा हुआ है, बरवे, बरवे छंद किसका, अवधी भाषा का छंद है ये, याद रखना, ये कौन सी भाषा का है, अवधी भाषा का छंद है ये। जो अपन छंद पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि 12 और 7 मात्राएं होती है, कितनी, 12 और 7, तो वहां पे बरवे छंद होता है। बाम अंग शिव सोहत 12 मात्राएं हो गई, शिवा उदार 7 मात्राएं हो गई, तो 12 7 12 7 ऐसे होता है ना। शरद सुबारिद में जनू सहित बिहार, तो ऐसे 12 7 की मात्राएं होती है, वो छंद में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं बरवे छंद। और ये हिंदी में काम नहीं आता, कौन सी भाषा में काम आता है, अवधि में, ठीक है, हिंदी का छंद नहीं है। अब इसको लिख लो, रहीम की दानशीलता पर तुलसी ने पूछा, रहीम की दानशीलता पर, रहीम की दानशीलता पर तुलसी ने पूछा, रहीम की दानशीलता पर तुलसी ने पूछा, पंक्ति लिखो, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हुसैन, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हुसैन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। ऐसी देनी देन जो कित सीखे हुसैन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। ज्यो ज्यो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। कर का मतलब हाथ, जैसे जैसे हाथ ऊपर आंखें नीचे। इसके बाद आगे लिखिए, रहीम ने प्रत्युत्तर में तुलसी से कहा, रहीम ने प्रत्युत्तर में तुलसी से कहा, ये पंक्ति लिख दो, देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम मेरो करे ताते नीचे नैन। ओके, ये हो गया। अब आते हैं किस पर, रहीम की रचनाओं पर, ठीक है। हेड डालिएगा, रहीम की रचनाएं। रहीम की रचनाएं। अब सुनो, देखो, एक रचना है रहीम दोहावली,
कौन सी रचना? लिखना मत आप। ये रचना में क्या है? रहीम की प्रसिद्धि का आधार है। क्या है ये? रहीम की। आप रहीम को जानते इसीलिए हैं, आप कुछ भी बोलेंगे तो वो इसी से निकला है, ठीक है। 300 नीति परक दोहे हैं। कितने? 300 नीति परक दोहे हैं। कुछ लिख देते हैं, जैसे बोलो, जैसे वही प्रेम का आत्मा तोड़ो छिटका है, बड़े भैया तो क्या बाय से छोड़ो। कुछ और लिखता हूं। कहु रहीम का कर सकत चोरी, ज्वारी चोर लवार। ये नहीं सुना होगा आपने। जो पति राखन हार है, माखन चाखन हार। समझ में आया? माखन चाखन हार कौन है? कृष्ण। मक्खन को चखने वाला कौन है? मक्खन को चखने वाला कौन है? कृष्ण। इसका मतलब कृष्ण भक्त तो है ना, ठीक है। रहीम कहते हैं कि क्या कर सकता है कोई, चाहे वो जुआरी हो, चाहे चोर हो, चाहे जुआ खेलने वाला। जुआरी होता है ना, जुआरी, तो अवधि में क्या बोलते हैं उसको? जुआरी। भाई साहित्य जब भी पढ़ा जाता है ना तो शुद्ध ग्रामर नहीं आती, क्योंकि वो कवि के शब्द आते हैं और कवि ग्रामर का एक्सपर्ट नहीं है, तो उसके जो शब्द आएंगे वही आएंगे। जुआरी लिख देता तो आप तुरंत ही समझ जाते। ज्वारी चोर लबार। ज्वारी चोर और लबार मतलब बदमाश टाइप, वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? जो पति राखन हार है, माखन चाखन हार। अगर मेरा संरक्षक, मेरा गार्जियन कृष्ण है तो कोई चोर हो, चाहे ज्वारी हो, चाहे लवार हो, मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। लवार का मतलब लवाड़ी, ऐसे बोलते हैं ना, लवाड़ी आदमी है, मतलब बकवास टाइप, ठीक है। आवाज ज्यादा आ रही है। दूसरा सुनो, एक और लिख देता हूं। एक वो है ना, विपदा वाला सुना है क्या आपने पहले कभी? रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन हुए होते न तेरे जगत में जान पड़े सबको। सुन रखा है, ये शायद नहीं सुना होगा। रहीमन जिहबा बावरी, सुना? रहीम कहते हैं कि जीव कैसी है? बावड़ी है। कह गई सरग पतार। स्वर्ग की और पाताल की दोनों बातों को एक सेकंड में कह जाती है। कहां तो स्वर्ग और कहां पाताल, पर दोनों बातों को एक सेकंड पहुंचा देती है। आप कहे अंदर गई धिसी, या अंदर गई जूती खाए कपार। समझ में आया? खुद तो कह के अंदर चली जाती है और फिर जूती कौन खाता है? कपार। सिर को माथे पे फिर जूती खानी पड़ती है। किसकी वजह से? जीव की वजह से। ये पंक्ति मैं लिख देता हूं आपको, सुनने को तो आपने सब सुन रखा है। रहीमदास तुम्हारे पास ही रहता था। रहीमन विपदा हूं भली, लेकिन कई बार एग्जाम के टाइम याद नहीं आती। जो थोड़े दिन होत, हित अनहित। कुछ स्मेल आ रही है, जैसे कुछ जल रहा है। कहां से आ सकती है स्मेल? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ इलेक्ट्रिक आइटम जल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं। है तो रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन हो
हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। ये लो, 3 लिख दो फिर मैं, अच्छा सुनो, लिख दोगे ना तीनों तो आगे सुनो, कुछ बात कर लेते हैं, सुनिए इसको। ये तो कौन सी रचना थी? रहीम दोहावली। इसके अलावा दूसरी एक रचना है बरवे नायिका भेद। नायिका भेद है तो निश्चित है रीति तत्वों का निरूपण होगा, श्रृंगार रस छंद अलंकार का प्रयोग होगा। जब भी कोई रचना नायिका के भेद के बारे में बताएगी, इसका मतलब नायिका के एक एक अंग के बारे में बताएगी, इसका मतलब वो श्रृंगार की रचना है। नायिका की वो रचना नहीं आएगी तलवार चला रही थी, आएगी किसकी? श्रृंगार की। और जब भी श्रृंगार आएगा तो रीति तत्वों का निरूपण हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये रीति निरूपक रचना है। ठीक है, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें श्रृंगार रस है, नायिका के भेद है, सब हो गया। देखो अभी आप रीतिकाल पे पहुंचे नहीं, उससे पहले आपने नंददास की रसमंजरी देखी जिसमें रीति तत्वों निरूपण था, सूरदास की साहित्य लहरी देखी जिसमें रीति तत्वों का निरूपण था। इसका मतलब भक्ति काल में भी नायिका के अंगों के बारे में वर्णन तो किया जा रहा था, लेकिन लहर कब पकड़ी? रीति काल में, उससे पहले कम कम था। और ये जो रचना है ना, ये भानुदत्त एक कवि हुआ है। कौन? भानुदत्त संस्कृत में कवि हुआ है। भानुदत्त की रसमंजरी का अनुकरण है, जो बेसिकली रसमंजरी है ना, वो किसने लिखी? भानुदत्त ने, उसको फॉलो करके लिखा है। ठीक है, अगली बात सुनो। अच्छा, ये रहीम का प्रिय छंद है। तुलसी को कहा इसने कि मेरे छंद पे कुछ लिखो, तो तुलसी ने बरबे रामायण लिखी है। मैंने पहले लिखा दी है, आप लोगों को बाद में रिपीट कराएंगे ना, तब वो चीज आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सुनिएगा, एक है नगर शोभा। कौन सी रचना? और एक मैंने और बोला था आपको ब्रज भाषा की, जिसमें 6 है, श्रृंगार सोरठा। कौन सी? श्रृंगार सोरठा। देखो ये नगर शोभा है ना, ये ब्रज भाषा में है, 144 छंद इसके अंदर है। और नगर शोभा में क्या है? ग्रामीण स्त्रियों, कौन कौन सी? डायरेक्ट लिख दो, जाति विशेष की स्त्रियों। इसमें कौन कौन है? कैथरीन, गुजरिन, जौहरिन, रंगरेजिन और तुर्किन। पर आधारित है। कैसी विशेष है? कितनी? 5 प्रकार की स्त्रियां उन पर आधारित है। ठीक है, अच्छा इन पर आधारित क्यों है? क्योंकि ये जो वर्ग है ना, ये 5 का जो वर्ग है, इनकी स्त्रियां व्यवसाय में डायरेक्ट टच रहती थी पहले। जैसे और समाज है ना, उनमें स्त्रियां व्यवसाय में शामिल नहीं होती थी, या मतलब उनमें खुलापन नहीं था। ठीक है, और इनके यहाँ पे स्त्रियां पहले से सशक्त थी। जैसे रंगरेजिन है तो रंगने का काम वो करती थी, तो कस्टमर से सीधी बात करती थी। जैसे कैथरीन है, एक विशेष प्रजाति हुआ करती थी। जौहरिन, जौहरियों की जो स्त्रियां हैं तो वो औरतों से डायरेक्ट बात करती थी। गुजरिन जैसे दूध वगैरह का काम होता तो वो डायरेक्ट व्यक्ति टच में होता था। और तुर्किन, तुर्क की जो स्त्रियां, उनके पति बाहर रहते थे तो घर परिवार यही संभालती थी। ठीक है, तो इनके बारे में है। श्रृंगार सोरठा में क्या है? श्रृंगार आधारित मात्र 6 छंद है। कितने? 6 छंद की रचना है ये। और याद रखना ये भी कौन सी भाषा में है? भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। मैंने बोला था ना ब्रज भाषा में 2 रचना है। आगे सुनो, 5वीं बात। एक रचना जिसका नाम है खेटु कौतुकम जातकुम। ये पहले पूछी हुई है, खेटु कौतुकम जातकम। क्या है इस रचना में? ज्योतिष संबंधी निरूपण है। किसके संबंध में है?
आपसे कोई पूछे रहीम की वह रचना जो ज्योतिष के बारे में, तो उसका नाम क्या है? खेटू कौतुकम जातकम। और ये पहले पूछी हुई है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना, जो कई बार एग्जामिनर रिपीट कर देता है प्रश्नों को। नंबर 6 बात, एक रचना जिसका नाम है मदनाष्टक। मदन किसको बोलते हैं? मदन कृष्ण को भी बोलते हैं और मदन कामदेव को बोलते हैं, ठीक है। तेरे पापा का नाम मुझे थोड़ी पता है। तो कृष्ण का 8 खंडों में, कृष्ण लीला का कितने खंडों में? 8 खंडों में वर्णन है, ओके। इसके बाद यहां तक रचनाएं थोड़ी दमदार है, ठीक। अब इसके बाद जैसे रहीम रत्नावली, रहीम सतसई, ऐसी कुछ रचनाएं भी आई। एक आपको याद रखना चाहिए, जिस रचना का, देखो बाबरनामा का तुर्की से फारसी में अनुवाद आया था। एक रचना है प्रहलाद लीला। क्या नाम है? प्रहलाद लीला। और एक है जिसका नाम है, पूरा नाम लिख रहा हूं, बाबरनामा का तुर्की से फारसी अनुवाद। अब कोई व्यक्ति फारसी में अनुवाद कर रहा है, इसका मतलब ये फारसी के एक्सपर्ट थे। और ये जो खेटू कौतुकम जातकम है ना, इसमें संस्कृत, फारसी और अवधी के शब्द मौजूद है। तो आप ये भी याद रख लें कि ये संस्कृत का भी जानकार है, अवधी का भी जानकार है और फारसी का भी जानकार। फारसी का जानकार भी तो फारसी में अनुवाद कर दिया उसने, ठीक है। तुर्की जानता ही होगा, तभी तो तुर्की से फारसी कर रहा है, ठीक है। इतना सब होने के बाद भी, अच्छा एक बात, आपसे कोई पूछे कि रहीम की रचनाओं का संकलन या रहीम की रचनाओं को लेके कौन आया, तो संकलन जो है ना इनकी सबकी रचनाओं का, वो माया शंकर याज्ञिक ने किया है। माया शंकर याज्ञिक ये बेसिकली भरतपुर के निवासी हैं। ताज़ा सौदे हैं, बताते नहीं है लोग अक्सर, याद रखिएगा। शोध तो खैर 20 साल हो गई, पर लिखा नहीं किताबों में। और एक बात और देखो, अकबर के तो साथ का है ये। अकबर के पैदा कौन हुआ? जहांगीर। अकबर के बेटा कौन हुआ? जहांगीर। जो जहांगीर है ना, सलीम, उसको पढ़ाया था किसने? रहीम ने। उसके बावजूद जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां से इस कदर प्रभावित था या दुष्प्रभावित था कि उसके कहने पर जहांगीर ने रहीम के 2 बेटों को खूनी दरवाजा में चुनवा दिया था, ठीक है। रहीम जहांगीर के, मतलब सलीम के काव्य शिक्षक थे, फिर भी रहीम के 2 बेटों को इन्होंने खूनी दरवाजा में चुनवा दिया था। पहले क्या होता था कि सजा होती थी ये कि इनको खड़ा करो और दीवार से चुन दो, दीवार में चुनवा देते। अनारकली का प्रसंग सुना होगा ना आपने? हाँ, खूनी दरवाजा में चुनवा दिया था। तो समझ में आया? रहीम तुलसी से पूछा था रहीम ने कि सुरतीय नरतीय नागतीय असाहत सब कोय। मैं लिखा नहीं रहा हूं क्योंकि पहले बता दिया। तुलसी से पूछा था, तुलसी ने पूछा था किससे? रहीम से। तुलसी ने कहा क्या? सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय। देवताओं की पत्नियां, मनुष्यों की पत्नियां और सांपों की पत्नियां, ये तीनों यही चाहती है। क्या चाहती है बताओ रहीम? मतलब प्रश्न पूछा तो रहीम ने कहा
कि गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। क्या चाहती हैं सब? कि जैसे हुलसी के तुलसी हुआ, ऐसे हमारे भी सबके तुलसी जैसा बेटा हो। यानी हर स्त्री ये चाहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा हो, ठीक है। और हर पिता ये चाहता है कि मेरे घर में नेहरू पैदा हो, दूसरे घर में भगत सिंह पैदा हो। भगत सिंह की जय बोल देगा, लेकिन खुद के घर में भगत सिंह पैदा नहीं चाहता, जो 23 साल की उम्र में देश पे कुर्बान हो जाए। आज की समस्याओं को देख के बोल रहा हूं। चलिए, खैर, इससे क्या मतलब, ये आपने लिख ही लिया था संभवतः, ये लिख लिया था ना, ये भी लिख लिया था। आगे चलते हैं, रहीम की रचना है, इसको